हेलो दोस्तों, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आपको बताने वाला हूं कि इस समय अगर दुनिया में आप देखेंगे तो पाकिस्तान में हाहाकार मचे हुए हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचने का कारण है वहाँ की महंगाई। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि पाकिस्तान में दाल, आटा और दूध जैसे खाने पीने की वस्तुएं काफ़ी महंगाई में पहुंच चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें प्राप्त हुई हैं जिसमें यह पता चला है कि पाकिस्तान में आटे की कीमत उतनी बढ़ चुकी है कि शायद वहां खरीदना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। पाकिस्तान में वर्तमान में आटे की कीमत लगभग 200 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है, जिसकी अनुमानित लगभग जो नॉर्मली कीमत रहती थी वो 30 से 35 रुपये किलो पर रहती थी। पाकिस्तान में आपको ये बता दिया जाए कि कल परसों 2 दिन की ये ऐसी तस्वीरें प्राप्त हुई हैं कि पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान और पाकिस्तान के प्रांत सिंध में 2 से 4 लोगों की मौत वहां भगदौड़ में हुई, क्योंकि वहां की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसकी सरकार के द्वारा वहां के लोगों के लिए सब्सिडी वाला आटा बांटा गया। सब्सिडी वाले आटे का मतलब है कि जिसकी कीमत कम थी या सरकार की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जा रहा था। पाकिस्तान में ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में 10 किलो आटे की कीमत लगभग 2 से 2,500 रुपये पहुंच चुकी है, यानी कि पाकिस्तान में आदमी अब अन्न तक के लिए मोहताज हो चुका है। आपको बता दिया जाए कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की ये कंडीशन हुई क्यों है, उसकी सबसे पहले मैं बता दूं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंडीशन होने का जो कारण माना गया है वो है डिफेंस पावर। पाकिस्तान की जो डिफेंस पावर है, अगर उस पावर की हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपने आप 2022 और 23 का आंकड़ा देख सकते हैं। 57,482 करोड़ रुपए का बजट डिफेंस के लिए खर्च किया, जबकि पाकिस्तान की सरकार ने वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर पर केवल 620 करोड़ रुपए खर्च किया। पाकिस्तान की सरकार को यह सोचना चाहिए कि केवल डिफेंस पावर से ही दुनिया का कोई देश मजबूत नहीं बन जाता, बल्कि वहां के जो नागरिक हैं, जो पब्लिक है, उसका पेट का भरना भी जरूरी है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए पाकिस्तान दुनिया में एक डिफेंस पावर बनना चाहता है, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन उसका देश भारत माना जाता है, और वो भारत को ये दिखाना चाहता है कि हम भी डिफेंस पावर में भारत से कम नहीं है। लेकिन वो भारत की कभी भी लेबल नहीं कर पाएगा या भारत से कभी भी इस बात पर बराबरी नहीं कर पाएगा, चूंकि भारत सरकार अपने देश में अगर डिफेंस पर भी पैसा खर्च करती है तो लोगों के लिए एग्रीकल्चर के सेक्टर पर भी पैसा खर्च करती है। पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं पाकिस्तान की सरकार ने यानी लगभग 57,482 करोड़ रुपए डिफेंस पर खर्च किया, जबकि 620 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर पर। अब बताइए, इतना कम रुपया अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर खर्च कम करेंगे तो इसका मतलब पाकिस्तान की कंडीशन ये हो गई, वहां जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें पैदावार कम हुई। जब पैदावार कम हुई तो फसल का उत्पादन कम हुआ। जब उत्पादन कम होगा, जब फसल का उत्पादन कम होगा तो लोगों के पास अनाज कम होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान में इस समय इतना अनाज पैदा नहीं हो पा रहा है जिससे वहां के लोगों का पेट भर सके। मैं आपको कुछ तस्वीर के माध्यम से दिखा सकता हूं जिसमें आपका बिल्कुल आंकड़ा क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं। पाकिस्तान में वर्तमान में पैदावार की अगर बात करें हम तो 26 मिलियन टन गेहूं का पैदावार किया जाता है, यानी कि 2022 का आंकड़ा है जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का आंकड़ा है। पाकिस्तान में वर्तमान में 26 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि पाकिस्तान की खपत 21 मिलियन टन है, यानी कि पाकिस्तान की जो खपत है वो 21 मिलियन टन है, जबकि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं जो गेहूं का जो उत्पादन किया जा रहा है वो 26 मिलियन टन है, यानी कि अभी भी कहीं न कहीं 4 मिलियन टन पाकिस्तान में गेहूं की कम पैदावार हो रही है। और उसी कम पैदावार के कारण आप बताइए, जब पैदावार कम होगी तो उस देश की जनता भुखमरी की कगार पर नहीं पहुंचेगी, कटोरा लेके खड़ी नहीं रहेगी, लाइन में लगी नहीं रहेगी, तो और क्या होगा। वर्तमान में पाकिस्तान की कंडीशन आपको बता दूं कैसी है, आप स्वयं देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से। वर्तमान में पाकिस्तान की कंडीशन कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, वो बता दूं कटोरा लेकर खड़ी हुई है। यानी कि पाकिस्तान में ये तस्वीरें ऐसी हैं जिससे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की पब्लिक रोडों पर घंटों लाइन में लगकर वहाँ की सरकार के द्वारा ये इंतजार कर रही है कि हमें आटा मिले और हम घर जाकर रोटी बनाएं। यानी कि आटा, तेल, सब्जी जैसी चीज़ों के लिए पाकिस्तान की आवाम को लाइन में लगना पड़ रहा है, घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे बड़ी और क्या विडंबना होगी जहाँ अन्न तक के लाले पड़ गए हों, जहाँ पेट भूखा हो, जहाँ भुखमरी की कंडीशन पहुँच चुकी हो। आपको इसके अलावा कुछ तस्वीरें और दिखा दें। पाकिस्तान में
एक तस्वीर आई जो कि बलूचिस्तान प्रांत से है, और वहाँ कहते हैं कि वहाँ के सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा जब आटा बांटा जा रहा था तो वहाँ भगदड़ हो गई, और उस भगदड़ में 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई, यानी कि आम लोगों के द्वारा वो कुचल दिया गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय किस कंडीशन पर पहुंच चुका है कि जहां 2-2 किलो आटे के लिए 2-2 किलो आटे के लिए लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही हो। इससे बड़ा गलत समय और क्या होगा। पाकिस्तान के बारे में आपको बताया जाए कि पाकिस्तान अगर इस बात को भी सोचे कि भारत कभी भी पाकिस्तान की कमज़ोर होने की स्थिति का फायदा नहीं उठाता। अगर यही स्थिति भारतीय या भारत मुल्क की होती तो पाकिस्तान इसकी जमकर मजाक उड़ाता और भारत पर हमला भी बोल सकता था। ये तो भारत ही दुनिया का ऐसा देश है जो इंसानियत के नाते या समाज के नाते या मानवता के नाते पाकिस्तान से एक भी बात नहीं कह रहा, जबकि यही पाकिस्तान की सेना होती तो भारत पर आक्रमण कर देती और भारत को कब तक तहस नहस कर देती। लेकिन भारत इसका कोई भी फायदा नहीं उठा रहा। अन्यथा भारत चाहे तो अगर भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक कर दे इस समय की हालातों में, तो 1 हफ्ते तक मैं वादा कर सकता हूं, 1 हफ्ते तक पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाएगी, बल्कि घुटने टिक जाएगी। आप अंदाजा लगा लो, जिस देश में रोटी के लाले पड़ गए हों, जिस देश की जनसंख्या 2-2 किलो आटे के लिए अपनी जान कुर्बान कर रही हो, जिस देश में रोटी तक नहीं बन रही हो, उस देश की सेना कितने समय तक भारत के साथ लड़ पाएगी। लेकिन भारत हमेशा उच्च विचारों में जीता है, सादा जीवन उच्च विचार, क्योंकि भारतीय धरती पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने हमेशा मानवता और अहिंसा पर ही बल दिया। पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए कि भारत फिर भी उसका बिल्कुल भी मिसयूज नहीं कर रहा, अन्यथा भारत चाहता तो पाकिस्तान की कमर तोड़ देता। इसी समय पर मुझे एक बात पर बड़ी हंसी आ रही है। कुछ समय पहले पाकिस्तान की एक महिला मंत्री थी और उन्होंने एक बयान दिया था, आपको यदि मालूम हो तो हम भारत पर परमाणु हमला बोलेंगे। अरे परमाणु हमला अब आप बोलना चाह रहे हैं या नहीं, आप खुद देख लीजिए कंडीशन क्या है। इसलिए कभी भी आप देखना, पाकिस्तान बड़े बोल बोलता है लेकिन खुद की कंडीशन नहीं देखता। लेकिन फिर भी मैं भारतीय सरकार से अनुरोध करूंगा, मैं भारतीय आवाम यानी भारतीय जनता या नागरिकों से अनुरोध करूंगा, हमारी यही पहचान है, हमारा बड़ा दिल है। आपको इस समय सब किसी प्रकार की दुश्मनी भूलकर पाकिस्तान का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप इस बात को मानिए, दुश्मन है तो क्या हुआ, सीमा पार है क्या हुआ, है तो इंसान ही, और कहीं न कहीं उसका निर्माण भी भारत से हुआ है, आपको ये पता होगा। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की भोली भाली जनता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो आप ये मान लो आज भारत को याद कर रही होगी, वर्ष 1947 को याद कर रही होगी कि कमबख्त मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें क्यों अलग कर दिया, नहीं तो आज हम भरपेट खाना भारत में खा रहे होते। आप इस बात को भी मानिए, भारतीय मुसलमान इस बात को देखकर बहुत ही खुश होंगे कि हमने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान चॉइस में इंडिया को रखा, अन्यथा वो किसी गलती से पाकिस्तान जिन्ना के साथ चले जाते तो आज उनकी भी वही कंडीशन होती जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में और मुसलमानों की हो रही है। इसमें पाकिस्तान की 23 करोड़ जनता का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है तो मोहम्मद अली जिन्ना का, जिसने अपने कट्टर धर्म नीतियों के कारण पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम को आग के हवाले छोड़ दिया, भूखे पेट छोड़ दिया। नहीं तो हमारे देश के भी लीडर उसी समय महात्मा गांधी थे, जिन्होंने हमें इस भारत खूबसूरत देश के लिए हमारा चयन किया, और आज हम बड़े खुश हैं, हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतवासी हैं। आप देखें, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान की वर्तमान में कुल जनसंख्या 23 करोड़ है। अगर मैं पाकिस्तान के अनाज उत्पादन की बात करूं तो पाकिस्तान विश्व में 8वां देश है जो सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करता है, लेकिन खपत ज़्यादा होने के कारण पाकिस्तान की ये हालत हुई है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान भारत के अलावा यानी कि दुनिया में 8वां इतना बड़ा देश है जो अनाज के उत्पादन की दृष्टि से 8वां बड़ा देश माना जाता है, जबकि पहला देश चाइना है जो वर्ल्ड में
नंबर 1 पर सभी प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर अपना प्यारा देश भारत है, जो दुनिया में दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करता है, जबकि पाकिस्तान 8वें स्थान पर आता है, लेकिन फिर भी अपने आवाम का पेट नहीं भर पा रहा। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति, इस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें भारत सरकार की सहायता चाहिए और हम भारत सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करे। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो राशिद अलवी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान की तत्काल मदद चाहिए और किसी भी कीमत पर मदद मिले तो भारत हमारी मदद करे। इसके अलावा पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों की देखें तो दोनों ही भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी किसी भी प्रकार से मदद की जाए। आपको बता दूं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की अगर कंडीशन आप देखेंगे तो पाकिस्तान में वर्तमान में 190 रुपये लीटर दूध बिक रहा है, 280 रुपये किलो प्याज बिक रही है। इसके अलावा 330 रुपये दर्जन अंडे, 650 रुपये किलो चिकन, और इसके अलावा आप देखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें भी पाकिस्तान में काफ़ी कीमती हो चुकी हैं। पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए। अगर विश्व लेवल पर मैं पाकिस्तान की तस्वीर आपको दिखाऊं तो वर्तमान में पाकिस्तान की अमेरिकी डॉलर में आप देख सकते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान में अगर अमेरिकी डॉलर की बात करें हम, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 110 रुपये, यानी कि जनवरी 2018 जनवरी 2019 में आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो रुपया था, यानी कि वहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है हमारी तरह, और वो था 110 रुपये, यानी 110.4 रुपये ये पाकिस्तानी रुपये में डॉलर था। लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी बहुत डाउन हो चुकी है और वर्तमान में आप देख सकते हैं जनवरी 2022 और ये दिसंबर 2022 का आंकड़ा है कि पाकिस्तान का वर्तमान में जो रुपया है वह 224.8 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से हो चुका है। यानी आप देख सकते हैं लगातार जनवरी 18 से आप देखें तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो लुढ़कते लुढ़कते यानी कि कहीं न कहीं डाउन हुआ है पाकिस्तान का। यानी कि ये आज की कंडीशन नहीं है, पाकिस्तान में 2018 से हो रहा है ये सब, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो तो केवल जिहाद नीतियों पर, केवल मुस्लिम कट्टर नीतियों पर, इसी पर जीते हैं, बल्कि आतंकवादी ग्रुपों को बढ़ावा देते हैं। और उसका रिजल्ट होगा ही क्या यार, जब आप अपने देश की जनसंख्या पर, अपने देश की आवाम पर ध्यान नहीं देंगे, आप आतंकवादियों को बढ़ावा देंगे, आप आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देंगे, आप आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे, आप आतंकवादियों के पेट का ख्याल रखेंगे, तो उस देश की जनता भूखी नहीं मरेगी तो और क्या, उस देश के पिल्ले पनीर और देसी घी की कचौड़ी खाएंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में इस समय ये कंडीशन है कि रुपया लगभग 225 रुपये रुपया जो है 225 रुपये प्रति डॉलर हो चुका है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात पर पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, बल्कि वहाँ की जनता को मरने छोड़ दिया है। आपको इसके अलावा मैं कुछ आंकड़े और दिखा दूं। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की मदद कई देशों ने की है। अगर पाकिस्तान को हम आर्थिक मदद में देखें तो यूरोपियन जो यूनियन बैंक है उसके द्वारा पाकिस्तान को 4,387 करोड़ रुपए यानी 4387 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की। इसके अलावा हम अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका ने 817.7 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। इसके अलावा हम और आगे देखें तो और भी कई देशों ने पाकिस्तान की मदद की है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने 16,354 करोड़ रुपए की वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मदद की। इसके अलावा फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, चाइना, ब्राज़ील, दुनिया के और कई देशों ने पाकिस्तान की आर्थिक सहायता की। लेकिन समस्या इस बात की है भाई कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक, यूनियन बैंक, यूरोपियन बैंक, WHO या चीन, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान, इन देशों ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिया था, वो सब पैसा पाकिस्तान की सरकार के द्वारा पाकिस्तान की जनता के ऊपर खर्च न करके
पाकिस्तान में सामाजिक सेवाओं पर खर्च न करके, पाकिस्तान में सोशल स्कीम पर न खर्च करके वो आतंकवादी संगठनों पर खर्च कर दिया गया। आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग देने में खर्च कर दिया गया। आतंकवादियों के लिए मॉडर्न वीआईपी और आधुनिक हथियारों को मंगवाने में खर्च कर दिया गया। और इस बात की गारंटी मैं नहीं, इस बात को आप समझ सकते हैं, कई संगठनों ने पाकिस्तान को पहले भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। ये मैं नहीं, बल्कि मेरा चैनल नहीं, दुनिया का प्रत्येक देश, विश्व का हर नागरिक जानता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी पनप रहा है और पाकिस्तान ही आतंकवादी क्षेत्र को या आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला देश भी है। अगर मैं इसके अलावा आपसे बात करूं तो अगर आप देखें, वर्तमान में भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। मित्रों, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन 23 करोड़ है। और वहीं बांग्लादेश की पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 17 करोड़ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्ष 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे। अगर भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ मान लिया जाए और यदि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 23 करोड़ आप माने और बांग्लादेश की पॉपुलेशन आप 17 करोड़ माने, तो भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान की संयुक्त पॉपुलेशन हो जाती है 180 करोड़। अगर 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों का इस बात पर समझौता हो जाता कि भारत का बंटवारा नहीं होगा, तो वर्तमान में भारत की पॉपुलेशन कुल 180 करोड़ होती, यानी कि चाइना की पॉपुलेशन 143 करोड़ है और भारत की पॉपुलेशन 180 करोड़ होती है। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत होता। इसके अलावा अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो वर्ल्ड में अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग नहीं होते तो विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भी भारत का ही होता। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो भारत है ही। इसके अलावा आप देखें डिफेंस, वर्तमान में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की डिफेंस पावर अलग अलग है, लेकिन जब बंटवारा नहीं होता तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की डिफेंस पावर एक ही होती। इसके अलावा आप बात करें खेलकूद या जीडीपी, तो सब में तीनों की संयुक्त होती और आज दुनिया का सबसे मजबूत देश भारत हो सकता था। लेकिन उस समय कुछ धार्मिक कट्टरपंथी नेताओं के कारण ये भारत की और भारत के बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान की आज जो हालत हुई है वह उन धार्मिक कट्टर नेताओं को नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीधी सादी आवाम को झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान की हुकूमत को वर्तमान में समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें और किस प्रकार से करें, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन इस समय यह है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान बहुत जल्दी भूखा मरने लगेगा। हालांकि पाकिस्तान ने कई देशों के पास हाथ फैलाए हैं, कटोरे फैलाए हैं। अब यह देखना बाकी है कि कौन कौन सा देश पाकिस्तान को भीख में आर्थिक सहायता देगा। हालांकि कई देशों ने दे भी दी है, लेकिन आप इस बात को भी मानिए कि पाकिस्तान का जितना पेट खाली है अभी उतने टुकड़े नहीं पड़े हैं, इसलिए पाकिस्तान को अभी और टुकड़ों की ज़रूरत है। और वह पाकिस्तान भारतीय सरकार से भी गुहार लगाना चाह रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अनाज का उत्पादन देखें तो चाइना करता है, लेकिन दूसरे स्थान पर सेकंड पोजीशन पर इंडिया ही आता है जो सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करता है। इसमें कोई शक नहीं, हमने कोविड-19 में भी पाकिस्तान की मेडिकल तरीके से सहायता की थी, हमने ऑक्सीजन तक पहुंचाया। इसके अलावा उसी कोरोना में आपको पता होगा मेडागास्कर और दुनिया के श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों की भारत ने अनाज से भी सहायता की थी, यानी कि वहाँ जब खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था। पाकिस्तान भी समझ रहा है अगर भारत के सामने हाथ फैलाएंगे तो भारत का दिल इतना बड़ा है कि भारत बगैर सोचे समझे, बगैर दुश्मनी को याद किए तुरंत हमें गले से लगा लेगा और हमारी मदद करेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इतना गद्दार देश है कि अगर हम उसकी मदद कर भी देंगे तो फिर भी वह पीठ में पीछे चाकू भौंकेगा, जो उसने कई बार भौंके भी हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, पाकिस्तान के भुट्टो जो प्रधानमंत्री थे, जब 1971 का युद्ध हुआ था तो जुल्फ़िकार भुट्टो ने एक कथन दिया था।
वर्ष 1971 में कि पाकिस्तान की जनता भले ही रूखी सूखी घास फूस, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता भले ही भूखी रूखी सूखी या घास फूस खाकर काम चला लेगी, लेकिन हमें परमाणु संपन्न होना पड़ेगा। यानी हम परमाणु संपन्न होना चाहते हैं, चाहे हमारे पेट खाली रहें। मुझे उनका जुल्फकार भुट्टो का कथन याद आ रहा है कि ये बात सही कही थी उन्होंने। उनका सपना साकार हो गया कि वर्तमान में पाकिस्तान की जनता एक एक टुकड़े के लिए मोहताज है, एक एक दाने के लिए मोहताज है, और लेकिन पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति भारत से ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आपको यह भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की जनता जब भूखमरी की कगार पर पहुंचेगी, जब भूखी मरेगी, तड़प तड़प कर मरेगी, भूखी सोएगी, खाली पेट सोएगी, पेट में चूहे कूदेंगे, तो क्या परमाणु बम को फोड़ फोड़ कर खाएगी? क्या आतंकवादियों के हथियारों को तोड़ तोड़ कर खाएगी? पेट तो रोटी से ही भरेगा भाई, पेट तो रोटी से ही भरेगा, अन्न से ही भरेगा। तो ये आपको सोचना चाहिए। अगर मित्रों में पाकिस्तान विभाजन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 1931 में आपको मालूम हो तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल वही थे जिन्होंने एक गान लिखा था, गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मोहम्मद इकबाल ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद इकबाल ने ये नाम नहीं दिया कि कौन सा देश होना चाहिए। परंतु वर्ष 1933 में 1933 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, और चौधरी रहमत अली जो था उस व्यक्ति के द्वारा पहली बार मुस्लिम राष्ट्र के लिए नाम दिया गया पाकिस्तान। यानी आपको बता दिया जाए, पाकिस्तान जो नाम आया था वो 1933 में आया था। नाम को देने वाला व्यक्ति था चौधरी रहमत अली, जो इंग्लैंड के लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पीएचडी स्टूडेंट था, उर्दू साहित्य से पीएचडी कर रहा था, और इसने पाकिस्तान नाम दिया। मित्रों, आपको यह भी बता दिया जाए, पाकिस्तान नाम आने का कारण भी था। पाकिस्तान में PAKISTAN इतने अक्षरों को मिलाया जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सबका बाकायदा लॉजिक है। अगर आप पी का मतलब देखेंगे तो पी का मतलब है इसमें पंजाब, याद रखना, पी का मतलब पंजाब है। अगर आप ए का मतलब देखेंगे तो ए का मतलब मित्रों इसमें है अफगानिस्तान। के का मतलब देखेंगे तो के का मतलब इसमें है कश्मीर, और आई इसमें साइलेंट है, जबकि एस का मतलब है सिंध, एस का मतलब है सिंध, और तान का मतलब है पश्चिमी बलूचिस्तान। यानी कि बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में ही है। हालांकि पाकिस्तान में बलूची लोग लगातार अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, और लगातार वहां बलूचियों से टकराव भी होता रहता है। आप एक मैप के थ्रू देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का पंजाब, ये पाकिस्तान का लाहौर, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसी के ऊपर है अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ठीक नीचे कराची है, और इधर की साइड अपना देश जिसका नाम है इंडिया। यहाँ से बाघा बॉर्डर हमारा लगा हुआ है। हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान की, तो 1933 में पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया, और 1940 में पता नहीं क्यों मोहम्मद अली जिन्ना बौखला गया, और उसने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण रूप से डिमांड कर दी कि अब तो हमें हर हाल पर पाकिस्तान चाहिए, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चाहिए। हिंदू मुस्लिम एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। हालांकि तब इतना समस्या नहीं हुई। समस्या जब हो गई जब हमारे देश में जब कैबिनेट मिशन योजना आया, और उसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ संविधान बनाने के लिए, तो उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसको 73 सीटें मिली, और कांग्रेस को 208 सीटें मिली। यानी कांग्रेस तब हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी, INC जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और जो मुस्लिम लीग थी मित्रों, वह मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसे केवल 73 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 208। इतनी कम संख्या देखकर मुस्लिम लीग बौखला गई, और मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान कर दिया कि हम भारतीयों के साथ संविधान बनाने में भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। आपको पता होगा संविधान सभा की जो पहली
बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जो नई दिल्ली में आयोजित की गई, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया था, यानी कि वे सदस्य उसमें भाग लेने नहीं गए थे। उनका कहना यह था कि अब हमें हर हाल पे पाकिस्तान चाहिए। और उन्होंने, मित्रों आपको मालूम भी होगा, हमारे देश में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और देश में सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम दंगे स्टार्ट करा दिए, जिसमें हजारों लाखों संख्या में लोग मारे गए थे। तब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जिनकी पार्टी का नाम लिबरल पार्टी था, उन्होंने तुरंत ये घोषणा कर दी कि हम भारत को अब आज़ाद कर देंगे, क्योंकि अब बात क्लियर हो चुकी है, हिंदू और मुसलमान भारत में एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तब उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल, यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भेजा था। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो उन्होंने 3 जून 1947 को यह ऐलान कर दिया कि भारत पाकिस्तान बंटवारे वाली योजना ये पेश हो चुकी है। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा जो योजना पेश की गई थी, इस योजना को कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग पार्टी ने भी हरी झंडी दे दी। और इसी के आधार पर ब्रिटेन की संसद में, आपको मालूम होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया, जो ब्रिटेन की संसद में सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ। और वहां से 15 जुलाई 1947 को ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, 16 जुलाई को वहां से पास हुआ और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा, महारानी के द्वारा, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मान्यता दे दी। इसी के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान, मित्रों, इंडिया और पाकिस्तान 2 देशों का विभाजन हो गया। मतलब 2 देशों का विभाजन हो गया, मतलब 2 पेजों ने 2 देश बना दिए और वो पेज का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात को सोचना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान की जनता खाएगी क्या, लेकिन अपने जोश में, अपनी गर्मी में उस जिन्ना ने 23 करोड़ जनता को भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी चैनलों पर, अखबारों के माध्यम से कि पाकिस्तान की आज की कंडीशन क्या है। कटोरा लेकर रोड पर खड़ी है पाकिस्तान की जनता। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमने फिर भी कुछ नहीं कहा और हमने पाकिस्तान को जगह भी दी और 64 से 65 करोड़ रुपए भी दिया कि चलिए कोई बात नहीं, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो और हम कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहेंगे। आपको ये पता होगा, पाकिस्तान के पहले जो प्रधानमंत्री बने वो लियाकत अली खां बने और पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले गवर्नर जनरल सर लॉर्ड माउंटबेटन बने। यार इस बात को भी समझा करो कि मोहम्मद अली जिन्ना एक व्यक्ति था जिसने आज पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है। पाकिस्तान की जनता अब समझ रही है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके साथ गलत किया था और आज उसी का भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। 1947 में देश आज़ाद हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने 1 साल बाद ही हम पर आंख दिखाना स्टार्ट कर दिया और 1948 में हमारे देश पर अटैक बोला। और आपको पता होगा 1948 में अटैक करने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर की साइड से अटैक किया था। तब तत्कालीन कश्मीर के राजा थे जिनका नाम था, आपको मालूम होगा, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह पर अटैक बोला। तब महाराजा हरि सिंह के पास सेना नहीं थी और उस समय भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तब महाराजा हरि सिंह ने भारतीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि वे उनकी रक्षा पाकिस्तानी आतंकवादियों से करें। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्काल इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना को भेजा और भारतीय थल सेना ने जवाबी कार्रवाई में उन पाकिस्तानी गुर्गों को, उन पाकिस्तानी चोरों को, उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को, उन पाकिस्तानी बेईमानों को लात मार के खदेड़ दिया। जिसमें महाराजा हरि सिंह ने नेहरू जी से एक आग्रह किया कि नेहरू जी अब इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अब हमें जीने नहीं देगा, क्योंकि इसकी नीयत खराब है और जिसकी नीयत खराब होती है उससे बचना ही सही है, उससे टक्कर लेना बहुत खराब होगा। इसलिए वहाँ हरि सिंह ने
तत्काल नेहरू जी के साथ एक समझौता विलय पत्र पर साइन करवाया। नेहरू जी ने भी किया और हरि सिंह ने भी किया, और उस घोषणा में ये कहा गया कि अब ये जम्मू एवं कश्मीर भारत में विलय हो गया है। यानी कि तब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसे नेहरू जी और हरि सिंह के साइन के बाद भारत में विलय कर दिया गया। पाकिस्तान अभी भी इस बात को नहीं मानता कि कश्मीर भारत का है। पता नहीं क्यों। पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर का कुछ एरिया कब्जा भी लिया था, जिसे भारत आज पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहता है। आपको क्या लगता है कि भारतीय थल सेना या भारतीय आर्मी, एयरफोर्स या कोई भी सेना चंद मिनटों में, कुछ ही पलों में पाकिस्तान से उस इलाके को छीन सकती है? लेकिन फिर भी हम मानवता के नाते कुछ नहीं कहते। इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा मैं एक कंडीशन और बताऊं आपको। आज की कंडीशन ये है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वहाँ के छोटे छोटे नौजवान, छोटे छोटे बेजवान इस तरीके से खड़े हुए हैं कि उनके चेहरों पर उदासी है, पेट खाली हैं, उनके अपने बड़े आप देख सकते हैं लाचार हैं, चूँकि उनके पास अन्न का दाना दाना भी खत्म हो चुका है। उनके पास एक एक गेहूं का दाना खत्म हो चुका है। अब वो क्या खिलाएं इन नन्हों को, क्या खिलाएं इस जनता को? इस बात को ये अवाम, पाकिस्तान की अवाम वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की लगी फोटो से पूछ रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसका भुगतान इन नन्हों को करना पड़ रहा है, इसका भुगतान इन लोगों को करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस समय की कंडीशन ये है कि वहाँ आतंकवादियों पे पैसा लुटाया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में हैं, और यहाँ की जनता भुखमरी, लाचार, बिल्कुल तड़प तड़प के मर रही है। तो ये थी बातें। मित्रों, मैं आपको एक घटना और बताना चाहूँगा, जो घटना अपने भारत की है, और शायद इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़ी पड़ जाएं, आपके सांसें अटक जाएं, और आपके सभी शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा पड़ जाए। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना। वो क्या है घटना, सुनिएगा। 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली में एक 20 साल की लड़की है और 20 साल की युवती ने, जो कि अविवाहित, मतलब शादीशुदा नहीं है, उसकी अभी मैरिज नहीं हुई, और 20 साल की लड़की वो पढ़ी लिखी भी है, वो प्राइवेट जॉब भी करती है। मुद्दा यह है, उस 20 साल की लड़की ने अपने ही सोसाइटी में, जो उसका अपना निजी फ्लैट था, जिसमें वो और उसके माता पिता साथ रहते थे, और 20 साल की उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो जन्म जो दिया है, वह जन्म एक अविवाहित लड़की ने दिया है, जिसने चोरी चुपके से उस बच्चे को अपने घर के बाथरूम में जन्म दिलाया, और उसी सोसाइटी में बाथरूम की खिड़की से उस बच्चे को पीछे फेंक दिया। अब पीछे फेंकने का कारण क्या था? क्योंकि कहीं न कहीं सोसाइटी में, समाज में उसकी बदनामी होती, क्योंकि हमारे देश में विवाहित होने से पहले बच्चे को जन्म देना बहुत ही गलत या एक तरीके से अराजकता मानी जाती है। मित्रों, इस बात को भी आप मानिए, ये सब हो क्यों रहा है? पश्चिमी कल्चर बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी विकास कर रही हैं, 21वीं सदी का भारत है, नए नए टेलीविज़न पर नए नए वीडियो, इसके अलावा नई नई मूवी आ रही हैं, इसके अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर लगातार चोट और कुघात या अटैक हो रहा है। यूट्यूब या ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नई नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे शर्म और जिससे मान मर्यादा सब खत्म हो चुकी है। अब आप इस बात को मानिए, आपको बदलाव भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो फिर एक बात बताइए, जब बदलाव होगा तो उस बदलाव के चलते कुछ तो नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी, उनको कौन झेलेगा? तो वही नेगेटिव चीज़ों का आज असर है, हम लोगों को इससे बचना चाहिए। वर्ष 1969 में राजेश खन्ना साहब की एक फिल्म आई थी आराधना, और 1969 में ये फिल्म जो आई थी उसमें यही दिखाया था कि एक ऐसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बच्चे को उसके परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि उसने समाज से लड़कर इस बात को क्लियर साबित कर दिया कि मैं गलत नहीं हूँ, और उसने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा भी किया। अगर ऐसी घटना आपके समाज में, आपके आसपास कहीं भी होती है, आप तुरंत उस लड़की को या महिला को जो अविवाहित है, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसको तुरंत समझाएं, समाज में सम्मान दें, जिससे वो सिर उठा के जी पाए। दिल्ली पुलिस ने मैटर को साबित भी कर दिया है,
और आपको ये भी बता दें, दिल्ली पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि बच्चे की मौके वारदात पर मौत हो गई। आप ऐसे सभी गलत प्लेटफॉर्मों से दूर रहें जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। ये हिंदू धर्म पर कहीं अटैक हो रहा है, आपकी सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगली वीडियो हमारी कल आएगी, तब तक के लिए नमस्ते। आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सब तक पहुंचे, लाइक करें और कमेंट भी किया करें, जिससे कमेंट के थ्रू मुझे पता चले कि आपकी समझ में कितना आ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं SSC GD का जो पेपर चल रहा है उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप उन्हें भी देखें। जब तक के लिए जय हिंद।